सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की अगर तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। जैसा कि पता होगा कि क्लास 10th में है भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता रहा था कौन सा पहला लेसन, और इस लेसन का नाम अगर मैं आपको बता दूं तो इसका नाम था प्रकाश का परावर्तन तथा क्या अपवर्तन। और इस पर मैंने ढेर सारा लेक्चर दे भी दिया था, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप कंपटीशन की, जैसे अभी छोटे होंगे ना, अगर आप बढ़ जाएंगे तो अगर कंपटीशन लेवल में जब घुसेंगे ना, एंट्री करेंगे, तो ये सब चैप्टर बहुत बड़ा क्या होता है आपके लिए, रिसोर्स होता है। मतलब क्वेश्चन बनने के ढेर सारे यहाँ पे चांस रहते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से इसको आप अगर हैंडल करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में। और आज मैं बताता हूँ कि आज का भी क्लास आपका रहने वाला है क्या लेक्चर। आज का भी क्लास आपका लेक्चर रहने वाला है। आज भी आपको नहीं लिखना है, जहाँ तक मैं रोका था वहीं तक आपको रुके रहना है। जब होगा आज का क्लास, एक क्लास और लेक्चर होगा, ये क्लास होगा लेक्चर, इसके बाद देखता हूँ अगर ख़त्म हो जाएगा आज तो ठीक है, तो फिर इसके बाद लिखवाना स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर आप जितना सुने रहेंगे तो उतना ही आपके लिए क्या होने वाला है, बेस्ट होने वाला है। जितना लेक्चर सुने रहेंगे ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो आज का मैं क्या बता रहा था, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के खींचने के नियम, 3 नियम बता चुका था। और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम मैं बता रहा था, याद है कि नहीं। और उसमें एक नियम बता दिया था, एक छोड़ा था पहले, जब वस्तु अनंत पे थी तो मैंने इसको बोला था, इसको बाद में बताऊंगा। और मैं दूसरा का रूल बताया था कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के कहाँ हो, बीच में हो, तो इसके बारे में समझाया था। आज मैं उसके आगे मैं अगला कंटिन्यू करता हूँ। तो पहला समझा दिया था और आज मैं अगला कंटिन्यू करता हूँ। कौन सा? दूसरा का वाला। तो वो इसको खींचने के कितने रूल थे इस, तो जानते हैं ना, इसमें कितने कंडीशन बनते हैं। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन और एक उत्तल दर्पण में बनता है। टोटल मिला के कितने कंडीशन हो गए? 7 कंडीशन। 5, एक 6 और एक ये देखो निकल गया, 2 उंगली निकली नहीं, ऐसे मार्कर एक है ना। तो 5 तो कितना हो जाएगा? 5 2 7, 9 6, 5 2 7, हाँ 7। तो 6 इसका और एक उसका 7, तो 7 जो कंडीशन बनते हैं ना, उसको खींचने का रूल कौन सा है? यही 3 रूल है जो मैं आपको रूल बताया था ना, वही उन्हीं 3 रूल की मदद से हम लोग खींचेंगे। तो चलिए मैं रूल लिख देता हूँ फिर से, और आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, आप यहाँ पे देखते रहिए, मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप सुनते रहिए, तो याद बहुत जल्दी हो जाएगा आपको। पहला फर्स्ट रूल था कि जब प्रकाश की किरण कहाँ से जाए। फर्स्ट कंडीशन अगर की बात किया जाए तो फर्स्ट सिचुएशन थी कि जब प्रकाश की किरण कहाँ हो जाए, मुख अक्ष के समांतर हो जाए। जब प्रकाश की जो किरण है वो कहाँ हो जाए, मुख अक्ष के समांतर। मैं 60 में लिख रहा हूँ, मुख अक्ष के समांतर। तो इसमें क्या हुआ करता था, अगर लाइट M1 दर्पण का नाम ले लिया और M2 मैंने ऐसे क्या कर दिया, एक पेन कलई कर दिया, क्या हो रहा है पीछे कलई, और यहाँ पे दर्पण का ध्रुव क्या हो जाएगा P, और यहाँ पे बीचों बीच क्या होता था C, और यहाँ पे क्या होता था F, याद है। और इसमें लाइट हम लोग डालते थे, अगर मुख अक्ष के समांतर जाती थी तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से पास होती थी, मुख्य फोकस से। तो ये पहला रूल हो गया। और दूसरा का रूल, यदि प्रकाश किरण कहाँ से जाए, वक्रता केंद्र से जाए। अब मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, समझ गए ना, हिंदी बोल दिया, क्योंकि इसके पहले तो मैं बताया था अगर प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, वक्रता केंद्र से जाए। यहाँ पे हो गया आपका क्या P, और यहाँ पे क्या हो गया, ये C हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता था F ना। इस बार लाइट आपको जानना है कहाँ से, वक्रता केंद्र से। तो आपको याद है, अगर वक्रता केंद्र से जाती थी तो दर्पण से टकराने के ऐसे गई, दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग से क्या होती थी, लौट जाती थी। और तीसरा का रूल ये था कि अगर प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, मुख अक्ष के समांतर हो जाए, तो हो गया, कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर जाए, तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाती थी, मुख अक्ष के समांतर हो जाती थी। देखिए तीसरा का कंडीशन यही था ना, M1, और यहाँ से मैं मान लिया M2, और नाम ले लिया दर्पण का। लेंगे कि नहीं होंगे, अब हमारा और आपका नाम है तो भाई दर्पण का भी तो नाम होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया, P हो गया, और यहाँ पे हो जाता है मान लेते हैं C, और यहाँ पे क्या हो गया F। और यदि प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, मुख्य फोकस से जाए, ऐसे गई, दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष कहाँ हो जाती थी, समांतर हो जाती थी। तो पहला तीसरा एक दूसरे का अपोजिट है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो दर्पण टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर आ रही है। इसमें अगर मुख्य फोकस से जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के कहाँ हो जा रही है, समांतर हो जा रही है। तो पहला और तीसरा का रूल जो है अपोजिट है एक दूसरे के, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इन्हीं तीनों रूल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, 6 केस और एक उसका उत्तल दर्पण का 7 केस बनाते हैं। तो पहला केस हम बता दिए थे कि जब वस्तु कहाँ पे होती है, अनंत पे होती है। नो, इसको पेंडिंग में डाला था, दूसरा का बता दिया था। तीसरा का अब लेके चलते हैं हम लोग। कौन सा केस? तीसरा का केस मैं बताने जा रहा हूँ। जब आपका ऑब्जेक्ट वस्तु कहाँ हो जाए,
वक्रता केंद्र पे हो, कहाँ हो, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र बोले तो क्या सी, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं भाई, इसके लिए मैं सॉरी। अब यहाँ से हम लोग करते हैं, देखिए ये यहाँ से हो जाएगा M1 और यहाँ से हो जाएगा क्या M2, नाम ले लिया दर्पण का, और ये दर्पण का ध्रुव क्या हो चुका है यहाँ पे पोल P, और मैं यहाँ पे बना लिया इसका क्या वक्रता केंद्र C। ये सब तो पता हो गया होगा अब। और यहाँ से हो गया मुख्य फोकस क्या F। अब ऑब्जेक्ट कहाँ चली गई, अब वस्तु को रखना है। इसके पहले देखिए कितने केस होते थे, 6 केस। यहाँ पे मैं मान लिया अनंत, तो पहला वस्तु को जब अनंत पे रखना होगा 1 केस, और दूसरा का अनंत और कहाँ हो C के बीच में 2 केस। तो अब वस्तु जब यहाँ पे होगी तो आगे निकलेगी ना, अब वस्तु कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र, तो 3 केस हो जाएगा। फिर वस्तु आएगी वक्रता केंद्र और इसके बीच में रखेंगे तो 4, फिर इस पर रखेंगे तो 5, फिर F और P के बीच रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6। मैं आपको बता दूं P फॉर क्या है, दर्पण का ध्रुव है, यहाँ पे क्या है मुख्य फोकस है, और वक्रता क्या है केंद्र है। किसका वक्रता केंद्र है, दर्पण का वक्रता केंद्र, हमारा और आपका तो नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है ना, तो पीछे वाले को मैं हटा देता हूँ। और अब वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे, किसके ऊपर, वक्रता केंद्र पे मैं रख दिया। तो जानते हैं ना, ये केस आपको याद रखना होगा पेपर में, ये केस आपको याद रखना होगा कि वस्तु जब वक्रता केंद्र पे होती है तो उसका इमेज कैसा आता है। तो ये कंडीशन याद नहीं करेंगे तो गलत है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीज़ है। अगर जैसे आपके क्लास में कॉलेज में अगर लैब होगा तो अपने टीचर से आप बोलिएगा सर और इससे अवतल दर्पण द्वारा जो 6 कंडीशन बनते हैं सर, उस कंडीशन को थोड़ा मुझे दिखाइए सर लैब में चल के। अगर आपके कॉलेज में लैब होगा तो वो टीचर दिखाएंगे, तो जो कंडीशन हम लोग बता रहे हैं ना वही चीज़ें उसमें घटेगी। जब वस्तु को रख के एक स्लाइड होता है उस पर आगे पीछे ऐसे टीचर खिसकाता है, आप देखिएगा तो उसमें जो इमेज आप पढ़ रहे हो तो ये इमेज आपको दिखता है, इसमें रियल में दिखेगा। तो वही वाला पहले जानते हैं ना, कोई चीज़ पहले प्रैक्टिकल होता है तो फिर बुक में आती है, तो वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं लोग ना, तो इसमें बुक में हम लोग क्या करते हैं उसको पढ़ाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल देखते हैं ना कि हर स्कूल में लैब जो होते हैं इसकी व्यवस्था नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है, तो स्कूल वाले नहीं रखते हैं। अक्सर सरकारी स्कूलों में आपको लैब देखने को मिलेगा, प्राइवेट में भी रहता है लेकिन रेयर केस में देखा हूँ। तो देखिए अब क्या करेंगे, जब पता है जब वस्तु इसके पहले जब अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में था तो उसका इमेज कहाँ जा रहा था, पीछे भाग रहा था, वक्रता केंद्र के पीछे जा रहा था ना, ऐसा देखा होगा। और इस केस में हम लोग आ जाते हैं ना, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होती है तो देखिए इसका इमेज कैसे बनता है। तो इसमें से कैसे बनाएंगे, इसमें से 3 जो रूल है इनमें से कोई 2 रूल लगा लीजिए। पहला रूल हमेशा लगाएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। जब प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, मुख्य अक्ष के कहाँ जाए, समांतर जाए। तो अब यहाँ से प्रकाश की किरण देखो, ये मुख्य अक्ष के कहाँ चली गई, समांतर। तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, जैसे दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद ये गुजरेगी आपकी कहाँ, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। क्या समझ में आई मेरी बात। अब दूसरा का रूल क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से गुजार दो, चाहे आप मुख्य अक्ष के कहाँ, मुख्य फोकस से गुजार दो, चाहे कहाँ से गुजार दो, वक्रता केंद्र से गुजार दो, आपकी इच्छा है। तो अब देखिए इस मैं बताया ना, तीनों में से कोई 2 रूल चॉइस करते हैं, तो एक तो लगा लिया, अब इनमें से 2 चॉइस करना आपको। तो इस समय देखिए वक्रता केंद्र वाला रूल चॉइस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पे खुद ही है। इसमें ऑब्जेक्ट जो हमारी है वक्रता केंद्र पे खुद ही एडजस्ट हो गई है, तो उस रूल को आप ना लगाएं, क्योंकि इससे रे कैसे जा सकती है, अगर इसी पर एडजस्ट है तो इससे रे आप कैसे ड्रा कर सकते हैं। इस पर खींचना रे क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इस पर रे खींचना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं बताया हूँ। अब इसको लगाएंगे कौन सा, ये फ्लॉप हो गया, सक्सेस नहीं हो रहा, उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप लगाएंगे कौन सा, तीसरा का रूल लगाएंगे। जब वस्तु कहाँ से पास हो, वक्रता ये मुख्य फोकस से जाए, कहाँ से जाए, मुख्य फोकस से जाए, तो ये वाला रूल लगाते हैं। इसको हम लोग डालते हैं क्योंकि ऑलरेडी वस्तु कहाँ पे है, इसमें वस्तु खुद ही वक्रता केंद्र पे है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ और मैं लगा देता हूँ ये वाला रूल इस बार, कि वस्तु कहाँ से, प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, मुख्य फोकस से। तो चलिए अब जानते हैं ना, ये वाला रूल लगा रहे हैं कि अगर प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, मुख्य फोकस से जाए, तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष की कहाँ हो जाती है, समांतर हो जाती है। याद है कंडीशन, मुख्य अक्ष की कहाँ हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो चलिए अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ यहाँ से, कि अब ड्रा करते हैं हम लोग प्रकाश की किरण कहाँ से, मुख्य फोकस से। तो यही है मुख्य फोकस, ये है मुख्य फोकस। अब देखिए अब यहाँ से प्रकाश की किरण आप इंची से बनाइएगा, कहाँ से बनाइएगा, इंची से। अभी देखिएगा एक बार में इमेज सही से नहीं सेट होगा,
एक बार में इमेज क्या होगा, आपका सेट सही से नहीं होगा। तो आप इंची से खींचेंगे, उसमें गड़बड़ी होगा तो उसको मिट्टन से आप क्या करेंगे, मिटार के उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। इसमें इमेज आपको कहाँ बनाना है पता है, देखिए आपके बुक में देखिएगा ना, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होती है तो देखिए मैं, चलिए प्रकाश किरण डाल देते हैं, कहाँ से, मुख्य फोकस से। तो चलिए मुख्य फोकस ये दिख रहा है, अब मैं यहाँ से ड्रा कर दिया, चल जा भाई, पेन भी रुक जा रही है। तो चलिए अब प्रकाश किरण कहाँ डाल दिया, मुख्य फोकस से डाल दिया, तो ये मुख्य फोकस है। अब ऐसे गई प्रकाश की किरण और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाती है, समांतर। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष की कहाँ हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो देखो कहाँ काट रहा है, तो इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखो कहाँ काट रहा है, ये देखो यहाँ पे काटा, कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा। तो अगर जैसे मैं आपको एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ, जैसे आपने अगर काटा, जैसे मेरा ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं लग रहा है सर, आप कहोगे सर ऐसे काटोगे तो इधर कहीं काटेगा, कहाँ काटेगा, इधर काटेगा। जैसे मैं इसको अगर ऐसे ना करके, ध्यान से देखना, मैं एक बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ। जैसे अगर इंची से अगर आप बनाते हैं, यहाँ पे एफ हो जाए, ऊपर कर देता हूँ। अब जैसे मुख्य अक्ष के समांतर अगर मैं एकदम पूरा एग्जैक्ट कर देता हूँ, तो जैसे ये वस्तु को यहाँ पे काटी है, इस लाइन को यहाँ पे काटी है, कहाँ पे काटी है, यहाँ पे काटी है। तो यही फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे नहीं काटना चाहिए। याद केस होना चाहिए कि तीसरे वाले केस में ये ऑब्जेक्ट, तीसरे वाले केस में कहाँ काटता है, वक्रता केंद्र पे ही काटता है। यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र है ना, सीधा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होती है तो उसका इमेज भी वक्रता केंद्र पे ही आता है। तो ये फैक्ट याद रखना होगा। तो वही हल बताया हूँ कि आपके पास अगर ये रहेगा, रेजर रहेगा, वो मिट्टन अगर आप रहेगा तो उसके सहारे से मिटार के आप अच्छे से फैक्ट करेंगे। अब जैसे आपका नहीं बन रहा है तो आप चाहे जहाँ मन करके तहाँ बना दिए तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको इस हिसाब से, आप भी अपने इंची से बनाएंगे तो सही होगा। मैं इस हिसाब से सेट करता हूँ कि वो यहीं पे काटे, कहाँ काटे, यहीं पे। तो अब देखिए, अब प्रकाश की किरण यहाँ से गई कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से देखना। अब मैं लाइट को लेके गया कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखो थोड़ा सा अब यहाँ पे काट रहा है, तो ये एडजस्ट आपको अच्छे से करना होगा कहाँ भाई, इंची से अपने। या नहीं एडजस्ट करेंगे ना तो ये नंबर एग्जामिनर नहीं देगा, फिर गलत हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको इस हिसाब से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए ऐसा करूँ, नहीं तो मैं चाहता तो एक ही बार में बना देता। लीजिए जैसे यहाँ पे कट कर गया, अब ठीक है। अब मैं रूल क्या होता था, मैं बताया था कि जहाँ पे दोनों लाइटें दूसरे को इंटरसेक्शन करती हैं वहीं से हम लोग मुख्य अक्ष पे क्या डालते हैं, लंब। याद करो कल का रूल, जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्शन करती हैं वहीं से मुख्य अक्ष पे क्या डालते हैं, लंब। तो ये देखिए इंटरसेक्शन यहाँ पे किया और यहीं से मुख्य अक्ष पे हम लोग क्या डाल देते हैं, लंब डाल दिया। मुख्य अक्ष पे क्या डाल दिया आपने, डॉटेड लाइन से ऐसे लंब डाल दिया। और इसको थोड़ा सा और बढ़िया से करूँ मैं, यहाँ पे मुख्य अक्ष पे लंब डाल दिया। तो जो लंब डालोगे, चलो इसको मैं डार्क कर दिया समझाने के लिए, लंब डाल दिया। और इसमें एरो डिसाइड करेंगे कि एरो लगाएंगे कहाँ। तो एरो देखिए, जो इमेज काटा है, एक काटे है, मुख्य से कहाँ है, नीचे बना हुआ है। तो आप एरो जब डालेंगे इसमें तो एरो कहाँ हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे नीचे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, नीचे। अब इसका नाम ले लेते हैं, किसका, इस वस्तु का पहले नाम ले लो। किसका नाम ले लो, इस वस्तु का नाम ले लो, और इसका नाम ले लो, किसका, इस वाले का। तो आप जानते हैं ना, ये जो कट करता है, तो जब हम लोग मुख्य अक्ष पे ऐसे लंब डाल देते हैं तो ये जो आती है हाइट या ऊंचाई, ये हमको किसको बताती है, ये प्रतिबिंब की लंबाई को बताती है। किसको बताती है, प्रतिबिंब की लंबाई को बताती है। तो इस वाले केस में जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है उतना बड़ा इसका इमेज आता है। तो इसको लिखते कैसे हैं, पेपर में कैसे बताते हैं, देखिए ये बताते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होती है, तीसरा केस में जब वस्तु कहाँ होती है, वक्रता केंद्र पे होती है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है। ये शैडो है, प्रतिबिंब इसका जो है कहाँ बनता है, इमेज जो होता है वक्रता केंद्र पे ही बनता है। लेकिन जितनी बड़ी इसमें वस्तु रहती है, मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना है, जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना बड़ा उसका क्या होता है, इमेज आता है। आप अपने स्केल से इसको काट के नाप के अगर सही से बनाएंगे तो नाप के देखना, जितना बड़ा वस्तु लिए रहेंगे उतना बड़ा उसका क्या आता है, प्रतिबिंब भी आता है। तो देखिए इसको क्या बताएंगे, कैसे लिखेंगे, पेपर में लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होती है तो इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कहाँ होता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है। लेकिन ये बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है, लेकिन ये जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है, इसमें देखिए ये कैसा है, उल्टा है।
कैसा है, उल्टा। और उल्टे को ही हम लोग बोलते हैं क्या, वास्तविक, वास्तविक का। ये उल्टा है कि नहीं, देखिए उसका टाप, वस्तु का टाप ऊपर है, लेकिन ये जो इमेज बना है इसका टाप कहाँ है, नीचे है। कहाँ है, नीचे है। तो नीचे होने का मतलब कैसा है, उल्टा। और उल्टे प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक। क्या बोलते हैं, वास्तविक। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। फिर से देख लो, तो पेपर में कैसे क्वेश्चन करता है, पेपर में कैसे क्वेश्चन करेगा आपसे, क्वेश्चन पेपर में कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होती है तो इसका किरण आरेख कैसा होगा। किरण आरेख हमको क्या करो, बना के दिखाओ, किरण आरेख बना के दिखाओ। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे कि सर जब वस्तु कहाँ पे होती है, वक्रता केंद्र पे होती है। कहाँ पे होती है, वक्रता केंद्र पे होती है। तो इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है। लेकिन ये बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु के क्या आता है, बराबर आता है। वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर होता है। फिर से एक बार देख लो, क्या कहेंगे कि सर जब वस्तु कहाँ होती है, वक्रता केंद्र पे होती है। तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही होता है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे बनता है। लेकिन ये बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जितना बड़ा वस्तु होता है, जैसे जितनी बड़ी ये होती है उसकी बड़ी उतना वही बड़ा इसका क्या आता है, प्रतिबिंब आता है। किस केस में, तीसरे वाले केस में, जब वस्तु कहाँ पे होती है, वक्रता केंद्र पे होती है। तो क्या ये केस समझ में आया, क्या आपने समझा। अब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पे है इस समय। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में भी पूछता है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे पेपर में पूछता है कि अगर जितनी बड़ी वस्तु है, देखिए क्वेश्चन कैसे करता है आपसे, क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा उसका हमको क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। तो बताइए कि हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे। तो आप बताएंगे, उसमें ऑप्शन रहेगा केंद्र पे, मुख्य फोकस और इसके बीच में, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें बताइएगा कि वस्तु को, ऑप्शन रहेगा तो आप बताइएगा कि अगर हमको इमेज लेना है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा इमेज अगर लेना है तो हमको वस्तु को रखना होगा कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे। क्योंकि इसके पहले वाला जब इमेज आप बनाए थे अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में, तो ऐसे केस में वस्तु में बताया था वस्तु बड़ा था, और लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था कैसा बन रहा था, छोटा बन रहा था। लेकिन वो भी क्या था, वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होती है तो उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र पे ही बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है। लेकिन यह बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से कैसा होता है, बराबर होता है, छोटा नहीं, बराबर। तो ये तीसरा का केस हो गया। अब हम लोग निकलते हैं कौन सा केस, मैं आपको अगला केस बता रहा हूँ। अगला केस देखते हैं, अगला नंबर कौन सा नंबर, चौथा नंबर का केस देखते हैं। अब देखिए अब वस्तु कहाँ जाएगी, अब बताइए, खुद आप बता सकते हैं। अब लिखना नहीं है, ये मैंने नाम ले लिया M1, इसका नाम ले लिया कितना, M2। आपको लिखना उखना अभी नहीं है, अभी लेक्चर्स आप क्या करते रहिए, सुनते रहिए, आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, P, और यहाँ पर क्या होने वाला है, C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा F, या बोले तो क्या, मुख्य फोकस। ये बोले तो क्या, मुख्य फोकस। इसमें देखिएगा जो C और P, ये जो दूरिया है उसके बीचों बीच होता है आपका क्या, मुख्य फोकस। इसको मैं प्रूफ करवाऊंगा, इसको मैं क्या करूँगा, प्रूफ करवाऊंगा कि कैसे ये बीचों बीच होता है। अब देखिए वस्तु तो वक्रता केंद्र पे C पे थी, अब चली जाएगी कहाँ पे, वस्तु C और कहाँ F के बीच आ जाएगी। तो अगला हेडिंग आपका यही रहेगा, लिखना नहीं है। अब ये पेपर में पूछता है कि जब वस्तु कहाँ हो, आपका C व कहाँ हो, F के बीच हो, तो उसका इमेज कैसा आएगा, किरण आरेख खींचिए। तो चलिए देखिए, अब इसको बना रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं कि हमारी वस्तु आ गई C और कहाँ, F के बीच, C और F के कहाँ आ चुकी है, बीच आ चुकी है। तो चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लिया, क्या रख लिया, ऑब्जेक्ट आ गई C और F के कहाँ, बीच। तो इसमें से क्या करते हैं, अब इसको किरण आरेख बनाते हैं। किरण आरेख कैसे बनाएंगे, ये रूल लगाएंगे, इनमें से क्या लगाएंगे, रूल। तो पहला रूल लगा लेते हैं, जब प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो डाल दो ना, प्रकाश की किरण कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर आपको क्या करना है, गुजारना है। तो चलिए मुख्य फोकस यही है। अब देखिएगा, आप पेपर में जब बैठिएगा ना तो रूल से इस्तेमाल करिएगा। अब मेरा देखिए टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा हो जा रहा है क्योंकि मैं स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे है C, ये मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाती है, अरे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस तरह से लाइट आई और उसके बाद ऐसे चली गई। अब दूसरा का हम लोग लाइट यहाँ से ड्रा करते हैं, कौन सा, यहाँ पे आपका क्या है, C है,
आपका क्या है, सी है। अब ये आपका मुख्य अक्ष थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, मुख्य अक्ष थोड़ा सा क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका ये मुख्य अक्ष बन गया ना, मुख्य अक्ष बन गया। अब अगला रूल क्या करते हैं, अब इनमें से दो कोई लगा लेते हैं, इनमें से दो कोई लगा लेते हैं। अब आपकी इच्छा, जो मन करे सो लगा सकते हैं, वक्रता केंद्र वाला लगा लो, चाहे आप मुख्य फोकस वाला लगाओ, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। अगर जैसे वक्रता केंद्र लगाएंगे तो लाइट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ड्रा करेंगे। और मुख्य फोकस से अगर हम लोग डाल देते हैं, जैसे ये लाइट को मैं कहाँ से ड्रा करता हूँ, मुख्य फोकस से। तो अगर प्रकाश की किरण जब मुख्य फोकस से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष कहाँ हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो लो मुख्य फोकस से मैंने ड्रा कर दिया, देखो इसीलिए बता रहा हूँ, देखो फिर मेरा गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि आपको बनाना है, मैं चाहता ना तो एक ही बार बना देता, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ सब। तो आप मुख्य फोकस से ड्रा कर लेते और दर्पण से जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष कहाँ हो जाती है, समांतर। तो अब जैसे दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष कहाँ हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। चलिए देखिए, थोड़ा सा समांतर का मतलब एकदम कैसा मैं बना दिया, सीधा कर दूँ थोड़ा सा। चलो इसको मैं थोड़ा सा खींच लूँ और आगे की ओर, ये लो। अब दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कहाँ, समांतर। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन किया। अगर मेरा समांतर नहीं होगा तो आपको समांतर बना के बढ़िया से पेपर में लेना है नंबर, इंची से खाच के करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट आएगा। ये मुख्य अक्ष हो गया, अब लाइट आई और मुख्य अक्ष कहाँ निकल गई, ऐसे समांतर आ गए। तो दोनों कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्शन किए, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर दिए। किस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर दिए। तो रूल क्या है मैं बताया था कि जिस वाले पॉइंट पे काटते हैं वहीं से मुख्य अक्ष पे क्या करते हैं, लंब डालते हैं। तो लंब डालने के बाद जो रेखाखंड निकल के आती है, ये रेखाखंड क्या बताती है, उस वस्तु के प्रतिबिंब को बताती है। उस वस्तु को किसको बताती है, प्रतिबिंब को। तो चलिए यहाँ पे काटी है, तो जहाँ पे काटती है वहीं से मुख्य अक्ष पे क्या करते हैं, लंब डालते हैं। ये लंब आता नहीं, अपने से डालना पड़ता है। ये कितना डिग्री कोण गया, लंब पड़ गया। अब इसमें एरो का डिसाइड करते हैं, बताओ एरो किधर लगेगा। ये नीचे कट कर रहा है तो एरो आप नीचे लगा देंगे। अब देखिए इस वाले केस में वस्तु आपकी इतनी बड़ी थी लेकिन इसका जो प्रतिबिंब है वो इतना बड़ा बन रहा है। वस्तु आपकी इतनी बड़ी थी लेकिन उसका प्रतिबिंब कितना बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है। अब नाम लेना चाहते हैं तो नाम ले लेते हैं वस्तु का। मैं मान लिया ओ और ओ डैश ऑब्जेक्ट, और इसका ले लेते हैं आई और आई डैश। आई क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आई फॉर क्या होता है, इमेज होता है। इसके लिए मैंने क्या कर लिया, आई ले लिया। आई फॉर क्या होता है, इमेज। इसके लिए मैंने क्या कर लिया, आई यहाँ से क्या कर लिया, ले लिया। क्या चीज़ समझ में आई क्या। तो अब बताइएगा कि वस्तु आपका इतना बड़ा है और उसका जो इमेज है वो इतना बड़ा है, मतलब और इमेज कैसा आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो उल्टे को हम लोग क्या बोलेंगे, मैं आपको बता दिया हूँ, उल्टा सेंस क्या, वास्तविक। और इसमें आकार कैसा है, अगर मैं आकार की बात किया जाए तो आकार जो है वस्तु से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। किसका आकार, शैडो, जो उसकी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु से क्या हो रही है, बड़ी आ रही है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और हाँ ये देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है, सी है। और सी के पीछे सारी की सारी दूरी, जितना दूरी तो सब अनंत। सी के पीछे कहाँ, सी के पीछे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के पीछे सब क्या, अनंत। तो अब देखिए इसका इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है, इसका जो इमेज आ रहा है वो अनंत और सी के बीच आ रहा है। कब, जब वस्तु रखी गई है आपका सी और आपके कहाँ, बीच। तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे एग्जाम, ये तो बन गया हमारा किरण आरेख हो गया। एग्जाम में ऐसे लिखेंगे कि सर जब वस्तु हमारी कहाँ होती है, वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच होती है, तो इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो अनंत और वक्रता केंद्र कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र सी के कहाँ होता है, बीच होता है। कहाँ होता है, बीच होता है। और यह बना हुआ प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब कैसा बनाएंगे, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे। और यह बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से कैसी होती है, बड़ी होती है। लिखने का तरीका सीखो, कैसे लिखते हैं, लिखने का मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को नहीं जानेंगे तो फिर गलत ही करके आएंगे। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि सर जब वस्तु, जितना बात लिखवा रहा हूँ इसको आपको लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा। इसको लिखेंगे कि जब वस्तु कहाँ, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस जब के कहाँ होती है, बीच होती है, तो इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है अनंत और कहाँ, सी के बीच होता है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब अनंत और सी के कहाँ होता है, बीच होता है। और यह बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक उल्टा है तो उल्टे को वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बड़ा होता है। आकार में वस्तु से क्या होता है,
बड़ा होता है। क्या ये फैक्ट आपको समझ में आया? आकार में वस्तु से बड़ा होता है। एक बार और देख लो, लिखेंगे ऐसे कि जब सर वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस से आपकी कहाँ होती है, बीच होती है, तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। वस्तु थोड़ी छोटी होती है लेकिन उसका प्रतिबिंब कैसा आता है, बड़ा आता है। कहाँ, अब पता चला। अब एक बार आपको रिवीजन कर देता हूँ कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में था, अनंत और सी के कहाँ था, बीच में था, तो ऐसे केस में उसका जो इमेज था वो क्या हो रहा था, वस्तु से कैसा आ रहा था, छोटा। जब वस्तु आ गई कहाँ पे, वक्रता केंद्र सी पे आ गई, तो ऐसे केस में जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा उसका इमेज आया। फिर अगले वाले जब स्टेप में हम लोग आए, किसके, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस ऐप के बीच आए, तो ऐसे केस में जितनी बड़ी वस्तु थी उस वस्तु से बड़ा आने लगा उसका क्या, इमेज। क्या आने लगा, इमेज। लेकिन याद रखना, तीनों के केस में जो प्रतिबिंब हो रहा है कैसा हो रहा है, उल्टा आ रहा है। उल्टा बोले तो क्या, वास्तविक उल्टा। पहले भी जो केस बताया था, एकदम पहला तो नहीं बताया हूँ, फिर दूसरा नंबर का जो केस बताया हूँ उसमें भी वस्तु कैसी थी और प्रतिबिंब उसकी उल्टी। फिर अगले वाले में भी प्रतिबिंब कैसा था, उल्टा। फिर अगले वाले में भी कैसा है, उल्टा है। देखते हैं आखिर इसका प्रतिबिंब सीधा कब बनता है। तो अब जाएगी हमारी वस्तु कहाँ पे, मुख्य फोकस एफ पे। कहाँ पे जाएगी, मुख्य फोकस एफ पे जाएगी, जाएगी कि नहीं। अब इसके बाद कहाँ जाएगी भाई, फोकस पे तो जाएगी। फिर अगले केस में एफ और कहाँ जाएगी, पी के बीच में चला जाएगा। तो एक लेक्चर कल इस पर और बनाएंगे। आज लेक्चर जो सुना है और कल इस पर और बना दूंगा आपका, तो ये पूरा दोनों ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा ये, तो मैं इसको क्या करवाऊँगा, फिर सारे के सारे केस को क्या करवा दूँगा, आपके नोटबुक में आउट करवा दूँगा। बोल देंगे सब सारे के सारे इमेज बना लीजिएगा और बढ़िया से कर लीजिएगा ऐसे। इसमें पेपर में क्वेश्चन आते हैं ढेर सारे। तो आज के लिए इतना ही। मस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स।